नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनको शॉर्ट में डीपीएसपी कहा जाता है। तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनसे क्या समझते हैं आप? देखिए, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं वो संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हुई है तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना है, उस पर आधारित हैं ये। ठीक है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका एक ही उद्देश्य है मुख्य। वो क्या है? वो है आपका राज्य को लोक कल्याणकारी बनाना। राज्य को लोक कल्याणकारी बनाना। तो राज्य का ये नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य का लोक कल्याणकारी बनाना, है ना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं उनका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य इनका क्या है? इनका उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अच्छा, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से भाग में हैं? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में है और उनका अनुच्छेद कितना है? ये 36 से 51 तक, 51 तक। याद रखिएगा कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी हैं वो कितना है? आर्टिकल 36 to 51। कौन से भाग में है? भाग 4 में है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या है इनका उद्देश्य? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हुआ। और दूसरा उद्देश्य मैंने क्या बताया था आपको? भी मैंने ये बताया था कि ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। क्या? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इनका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब थोड़ा सा इनके इतिहास को थोड़ा समझ लेते हैं कि कहाँ से ये आए। ठीक है। देखिए, कुछ बात और भी आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे एक पिता है तो उसका उद्देश्य क्या है? अपने बच्चों को सर्वांगीण विकास करना, आर्थिक रूप से विकास करना, सामाजिक विकास करना। तो ये अपने बच्चों के लिए है उसका कर्तव्य। तो जो बच्चे हैं उनके क्या कर्तव्य हैं? उनके भी तो कुछ कर्तव्य होंगे अपने पिता के प्रति। तो जैसे एक पिता के प्रति जो बालक हैं या बच्चे हैं उनके कर्तव्य हैं, तो उसी तरीके से पिता के भी कुछ कर्तव्य हैं। ठीक है। तो जो पिता है, पिता किन आधार पर, किन बिंदुओं के आधार पर अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करे, वो बिंदु क्या हो? तो उसी प्रकार राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो वही बिंदु हैं कि जिन पर राज्य चलकर क्या कर सकता है? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है, जिससे जो बच्चे हैं उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास हो सके। तो कहा जा सकता है कि इनका महत्व क्या है कि ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है। भारत सरकार के जो कल्याणकारी कार्य हैं उनका आधार अधिकांश यही जो बनाई गई योजनाएं हैं उनसे प्रेरित होता है। इसमें क्या होता है? संविधान दर्शन जो है वो निहित होता है। याद रखिएगा, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें क्या होता है? संविधान का जो दर्शन है वो निहित है। संविधान दर्शन निहित। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं मूल अधिकारों की, तो आपने देखा कि मूल अधिकार जो हैं वो राज्य के खिलाफ होते हैं। राज्य के खिलाफ होते हैं, जबकि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य की ही पावर हैं। पावर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन राज्य के वो बिंदु हैं जिन पे राज्य चलकर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा।
ये सकारात्मक है, जबकि मूल अधिकार आप देखेंगे तो नकारात्मक है। ठीक है, राज्य को जो है इन पे इनकी आवश्यकता होती है, ये गैर न्यायोचित हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें न्यायालय जो है वो लागू नहीं करा सकता। याद रखिएगा कि इनको न्यायालय लागू नहीं करा सकता। अच्छा, मूल अधिकारों को करा सकता है, तो आपने देखा, हमने मूल अधिकार पढ़े हैं, तो मूल अधिकारों का यदि आप उल्लंघन कहीं हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय का कार्य है आपको सही मूल अधिकारों का हनन न हो, आपको सही मिले, आपको अच्छा मिले, लेकिन यहाँ लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जबकि मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार का उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना है। ठीक है, ये जो होते हैं यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त हैं। याद रखिएगा, ये नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त हैं। जबकि आपके जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के जो आपके मूल अधिकार हैं वो कानूनी रूप से मान्य हैं। ये कानूनी रूप से, मैंने अभी बताया कि ये कैसे हैं, गैर न्यायोचित हैं। इन्हें कानून जो है अपना कानूनी रूप से न्यायालय लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इनके इतिहास को और देखते हैं। देखिए, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किस देश के? याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि आयरलैंड के संविधान से राज्य के कौन से तत्व लिए गए, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जो आयरलैंड है उसके पास भी तो कहीं से आए होंगे, उसने भी तो कहीं लिए होंगे, या सिर्फ उसी के हैं? तो याद रखिएगा, उसने कहाँ से लिए हैं? स्पेन से लिए हैं। कहाँ से? उन्होंने स्पेन से इसको ग्रहण किया है। ठीक है, तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कहाँ से लेंगे? हमारा जो संविधान है उसमें कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। अच्छा, कुछ बात करते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसमें किस तरीके से लिए गए। देखिए, जो BN राव हैं उन्होंने कहा कि ये सलाह दी उन्होंने संविधान सभा को कि क्योंकि ये संविधान सभा के सलाहकार थे, तो BN राव ने ये सलाह दी कि अधिकार जो हैं आपके उनको 2 वर्गों में बांटा जाना चाहिए। क्या? अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाना चाहिए। एक तो अधिकार आपके वो हो जाएंगे, जो न्यायालय लागू करा सकता है, और जो न्यायालय लागू नहीं कराया जा सकता, जिसका अगर उल्लंघन होगा तो न्यायालय देखेगा, और अगर जिसका उल्लंघन अगर नहीं होता तो न्यायालय नहीं देखेगा, न्यायालय से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, तो जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं, एक तो वे अधिकार हो गए और एक वो हो गए जो प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो ये आपके प्रवर्तित हैं और ये आपके प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यायालय है वो इनको लागू करा सकता है, और जो दूसरे हो गए वो कौन से हो गए अधिकार जिनको लागू नहीं कराया जा सकता। तो इन्हीं का एग्जाम्पल क्या है? आपका DPSP, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो BN राव की बात आपको समझ में आ गई। तो BN राव ने
क्या कहा था? आपको ये भी पता चला कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस लिए हैं, उनका कार्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, ये गैर न्यायोचित है, मैंने आपको बता ही दिया। इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, मैंने ये भी बता दिया। ये नकारात्मक है। ये कैसे हैं? ये कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ठीक है, इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ये भाग 4 में है। मैंने ये भी बताया कि आपको अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब इन देखिए, क्योंकि 36 से 51 तक है तो हम शुरुआत ही कर लेते हैं 36। तो 36 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या? राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 36 में। राज्य की परिभाषा याद रखिएगा, राज्य की परिभाषा जो भाग 3 में हमने पढ़ी है वही यहाँ राज्य की परिभाषा 36 में दी गई है। अनुच्छेद 37 इसमें देखिए, इसमें क्या है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना है, ये राज्य का कर्तव्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 तरीके से BN राव ने बोला कि अधिकार जो हैं उनको 2 भागों में विभाजित कर दो, एक प्रवर्तनीय एक अपरिवर्तनीय, या जो लागू नहीं कराया जा सकते न्यायालय द्वारा। तो जो प्रवर्तनीय नहीं है, जो अपरिवर्तनीय है, वो अधिकार जो हैं वो राज्य को लागू कराएगा। ठीक है, कौन कराएगा? राज्य लागू कराएगा। इनके जो सिद्धांत हैं वो लागू कराएगा। विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू कराने में राज्य का कर्तव्य होगा। ये 37 में है। ठीक है, 38 में क्या है? यह है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य जो है ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो सके। ऐसी व्यवस्था बनाने का कार्य किसका है? राज्य का है। अब 39 है तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको और डिटेल में लिख दिया। देखिए, राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व हैं, मतलब राज्य इनका अनुसरण करेगा। ये वो तत्व हैं, देखिए, जैसे राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि वह सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री जो हैं उनको समान रूप से जीविका के पर्याय साधन प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब जितने नागरिक हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसको समान साधन मिलने चाहिए अपनी जीविका चलाने के लिए। दूसरा देखिए, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा गया हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप साधन हो। ठीक है, इस प्रकार से भौतिक संसाधनों को स्वामित्व और नियंत्रण किया जाए कि जिससे क्या हो, समूह का जो है वो हित हो, सामूहिक हित हो, ये कहा गया है। अग देखिए, आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। आर्थिक व्यवस्था इस तरीके से चलाई जाए कि धन और उत्पादन साधन वो सर्वसाधारण के लिए अहितकारी ना हो। अहितकारी का मतलब लाभदायक होने चाहिए। ठीक है, अहितकारी मतलब कि नुकसानदायक ना हो। इस तरीके से पुरुषों और स्त्रियों में समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और स्त्री कर्मकारों को स्वास्थ्य शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर वो नागरिक जो हैं वो ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जिनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। वो ऐसे रोजगार ना अपनाएं जिसकी वजह से क्या हो, उनकी आयु में कमी हो जाए। ठीक है, तो ये सब किसका? राज्य अनुसरण करेगा इन पे। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर की सुविधाएं दी जाएं और बालकों को अल्पवय व्यक्तियों की शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ये सब 39 में है। 39 क देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए, समान अवसर के आधार पर न्याय देना है। समान अवसर समान होने चाहिए, तो उस हिसाब से आपको न्याय देना है। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध
कराई नहीं है, ताकि गरीबों को जो है वो अन्याय का शिकार न होना पड़े। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। मैं लिख ही देता हूं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। याद रखिएगा ग्राम पंचायतों का गठन 40 में हुआ। ठीक है, ग्राम पंचायतों को जो संगठन का गठन करना है उनको उनके स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति देना है, वो कौन से में है? 40 में है। 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे बुढ़ापा हो गया, बेरोजगारी हो गई, बीमारी हो गई, अशक्तता हो गई, इन दशाओं में जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो राज्य क्या करेगा? राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा, राज्य करेगा। ठीक है, 42 देखिए 42, तो इसमें क्या है? कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा मातृत्व हेतु सहायता का उपबंध। ठीक है, तो ऐसी दशाएं उपलब्ध कराना जिससे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 42। काम की न्याय संगत, ऐसा काम होना चाहिए जो न्याय संगत हो, और मानवीय दशाएं, मानवीय क्योंकि मनुष्य की जो दशाएं हैं वो भिन्न भिन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो उन सब दशाओं को ध्यान में रखकर, जैसे प्रसूति सहायता आदि का जो है उपबंध कराना वो राज्य करेगा। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग का विकास करना, ये सब क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 43 में इनकी बात की गई है। 43 क में क्या है? आपके उद्योगों में प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 39A और 42 मैंने बताया, और एक बताया मैंने आपको 43A यानी कि क। तो इसमें क्या है? जो उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी है उसके लिए ऐसे विधान बनाना है, तो इसको भी जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। संविधान संशोधन द्वारा क्या है? जोड़ा गया था, इसको याद रखिएगा 1976। 44 में क्या है? देखिए 4, ये थोड़ा सा आप आसानी से याद रख सकते हैं। 4 और 4 दोनों 4 एक जैसे हैं, तो ये हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में आता है। तो समान नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो 44 में है। 45 में क्या है? 4-5 छोटे बच्चे, तो 4-5 छोटे बच्चे से आप याद रख सकते हैं बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। याद रखिएगा, ये जो 6 वर्ष से आयु हैं, कम के बच्चे हैं, उनकी देखभाल के लिए है ये। और याद रखिएगा कि ये 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ ये? 86वां संविधान संशोधन तो ये हुआ 2002 में। याद रखिए कि बालकों 4-5 छोटे बच्चे, जो 4-5 छोटे बच्चे में आप याद रख सकते हैं कि 6 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का जो है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो 46 में क्या है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, ये 46 में है। सामाजिक न्याय दिलाना भी इसी में ही है। 47 में क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। पोषाहार स्तर, पोषाहार मतलब भोजन का जो स्तर है और जीवन का जो स्तर है उसको कैसे बढ़ाया जाए या लोक स्वास्थ्य को कैसे सुधार किया जाए, ये राज्य का कर्तव्य है। 47 कह रहा है ये बात। 48 में क्या कह रहा है? कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन, जैसे आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली है तो उनका अनुसार करना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं गाय हो गई, बछड़े हो गए, या फिर जैसे कुछ दुधारू पशु हैं या फिर वाहक पशु हैं, जैसे गाय, बैल हो गया, वाहक मतलब जो चलते हैं, घोड़े हो गए, तो इन नस्लों का परिरक्षण करना, उनका सुधार करना, ठीक है, उनके वध का प्रतिषेध करना, ठीक है, उनके वध का प्रतिषेध करना, ये सब कदम उठाना जो है 48 में कहा गया है। 48
क में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है, ठीक है। 49 में देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व जो है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, उनका, उनके स्थानों का, स्मारकों का, स्थानों का और वस्तुओं का संरक्षण, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 49 इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। 50 में क्या है, देखिए 50-50 मतलब अलग चीज़ है ना, 50-50 अलग, तो ये भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। 50-50 मतलब अलग, तो क्या हो गया, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखिएगा। जैसे राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जो है मध्यस्थता से निपटाया जाना चाहिए, उस तरीके से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कहा गया है। अच्छा चलिए, कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हो गए आपके आर्टिकल और इनसे आपको समझ में भी आया होगा कि कौन सा इनमें इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपको पढ़ना है। देखिए कुछ संविधान संशोधन हुए हैं, कुछ संविधान संशोधन हुए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर, तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या कहा गया था कि इसमें 39 क को, जो मैं अभी बता चुका हूँ, 43 क को और एक आपका 48 क, ठीक है, इनको शामिल किया गया। तो पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किन आर्टिकल को जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 42वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा 39 क को जोड़ा गया, 43 क को जोड़ा गया और 48 क को जोड़ा गया, ठीक है। फिर 44वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा क्या किया गया, तो देखिए जो 44वां संविधान संशोधन था कब हुआ है, ये 1978, याद रखिएगा 1978, तो 1978 का, और ये 42 मैं कई बार बता चुका हूँ अभी ऊपर, 1976, ठीक है। तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ इसके माध्यम से जो है जो 38 है, तो 38 की जो भाषा है उसमें परिवर्तन किया गया, 38 की भाषा में परिवर्तन, मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये अलग हो गया। 38 की भाषा में परिवर्तन, 38 था क्या, 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो, ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है। आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की और अवसर की असमानताओं को समाप्त करना है, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता, जो ये असमानता है इनको समाप्त करना जो है वो 38 में कहा गया है, ठीक है। 45 में क्या हुआ, 45 जो संविधान संशोधन है 45, तो 45 नहीं सॉरी 45 आर्टिकल जो है मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता। तो मैं कह रहा था कि देखिए 45 जो आर्टिकल जो 45 है उसमें क्या कहा गया है कि राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देख रेख और सभी बालकों का उस समय तक, जिस समय तक वो कितने साल के हैं, 6 साल के, 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर लें, तो उस समय तक जो है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 की धारा 3 के तहत इसको प्रतिस्थापित किया गया। तो 45 में आपने देखा 45 आर्टिकल की बात है ये, याद रखिएगा। तो 45 4-5 छोटे बच्चे मैंने बोले थे, तो 6 वर्ष की जो आयु है उनसे जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखरेख करने का काम किसका है, राज्य का है। निःशुल्क शिक्षा देने का काम भी राज्य को ही दिया गया, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा। अच्छा एक और है आपका संविधान 97वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था आपका 2011 में, याद रखिए 2011 में 97वां संविधान संशोधन हुआ। इसके माध्यम से जो है 43 ख में सहकारी समिति जोड़ी गई, बस ये सब जोड़ा गया था। 43 ख में सहकारी समिति, ठीक है, सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझ में आया कि भाई कौन कौन से संविधान संशोधन हुए। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल अधिकार हैं, तो उनमें क्या अंतर है, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए मैं एक तरफ लिख देता हूँ मूल अधिकार और दूसरी साइड में लिख देता हूँ आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैंने एक बार ले लिए। देखिए अगर आप देखेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कैसे हैं, सकारात्मक हैं, जबकि राज्य की जो मूल अधिकार हैं वो नकारात्मक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कौन सा भाग है। तो आप देखेंगे ये जो है आपका भाग 3 में है और ये कौन से में, भाग 4 में है ना। ये कितना है, भाग 3 और भाग 4। ये आर्टिकल कौन सा है, कौन से आर्टिकल में है, ये कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपको मैंने बताया था 12 से 35 और ये कितना होता है 36 से 51। ये अंतर समझ में आया आपको। अच्छा, मूल अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं, तो ये व्यक्तियों को दिए गए हैं और ये व्यक्तियों को दिए गए हैं क्या, नहीं, ये राज्य को सौंपे गए हैं। राज्यों को सौंपे गए हैं, मैंने आपको बताया कि राज्यों को सौंपे गए हैं। ठीक है, राज्य इन पर चलकर क्या कर सकता है, एक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है, अगर यदि ये पॉइंट जो दिए गए हैं, जो आर्टिकल अनुच्छेद दिए गए हैं, उन पर वो उन बिंदुओं पर ध्यान दे। अच्छा, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है क्या, ठीक है, इनको न्यायालय लागू करा सकता है और जबकि ये नहीं है, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अच्छा ये कैसे हैं, ये नकारात्मक है। नकारात्मक कैसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, कि किन आधार पर मैंने नकारात्मक कहा, तो मैं कह रहा हूँ कि जो मूल अधिकार हैं उनका स्वरूप जो है वो सामान्यतः नकारात्मक है, जबकि जो इनका स्वरूप है वो कैसा है, सकारात्मक। याद रखिएगा कि इनका स्वरूप जो है वो कैसा है, सकारात्मक। और क्या है, ये कानूनी रूप से मान्य है, कानूनी रूप से ये मान्य है, जबकि ये क्या है, ये मैंने बताया था आपको राजनीतिक, ये आपको मैंने क्या बताया था कि ये राजनीतिक है और नैतिक मान्यता प्राप्त है, नैतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है आपको दोनों में थोड़ा अंतर समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। शेष जो वीडियो है उसमें हम इसके प्रश्न करने का प्रयास करेंगे।